हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि BVMKU वैक 2 का 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसके बारे में फुल डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सितु कंजर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा इन सितु संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा था कि कौन इसमें इन सितु कंजर्वेशन नहीं है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सितु कंजर्वेशन है, बायोस्फीयर रिजर्व इन सितु कंजर्वेशन है, नेशनल पार्क इन सितु कंजर्वेशन है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बॉटनिकल गार्डन। ये हमारा कैसा है, एक सितु कंजर्वेशन है, एक सितु कंजर्वेशन। ठीक है, तो हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दो तरह का होता है, इन सितु और एक सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन वैसे कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं जिसमें हम किसी भी एनिमल्स का या किसी भी स्पीसीज का हम संरक्षण करते हैं, कंजर्व करते हैं उसके नेचुरल हैबिटाट में, तो हम उसे इन सितु कंजर्वेशन कहते हैं। और एक सितु कंजर्वेशन हम वैसे कंजर्वेशन को कहते हैं जब हम किसी स्पीसीज को कंजर्व करते हैं उसके नेचुरल हैबिटाट से दूर ले जाकर किसी अदर जगह पे या अदर प्लेस पे, तो उसे हम एक सितु कंजर्वेशन कहते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसमें तो होगा बॉटनिकल गार्डन। ये हमारा कैसा है, एक सितु कंजर्वेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर हाउसिंग ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो। यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है हमारे इंडिया में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, आसाम में। और ये किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, यानी वन हॉर्न राइनो के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द डाइवर्सिटी विद इन ए कम्युनिटी इज कॉल्ड। किसी भी समुदाय के भीतर यानी किसी समुदाय के अंदर जो जैव विविधता पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं, यानी अल्फा विविधता। विद इन ए कम्युनिटी, विद इन ए कम्युनिटी उसे हम अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, बिटवीन टू कम्युनिटी उसे हम बीटा डाइवर्सिटी कहेंगे, बिटवीन टू कम्युनिटी। ठीक है, और गामा डाइवर्सिटी क्या होगा, लार्ज लैंडस्केप। लार्ज लैंडस्केप एरिया जो होगा वहां पे जब डाइवर्सिटी देखेंगे तो उसे हम गामा डाइवर्सिटी कहेंगे। और डेल्टा डाइवर्सिटी क्या होगा, ये इससे भी बड़ा होगा, यानी कि पूरे बायोम में, लार्ज बायोम या बायोस्फीयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अल्फा डाइवर्सिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द बायोडाइवर्सिटी इज मोर एट डैश रीजन। यानी जैव विविधता जो है सबसे अधिक होता है कौन से क्षेत्र में, डैश क्षेत्र में। तो ऑप्शन है पोलर रीजन, इक्वेशन रीजन, यहाँ पे इक्वेशन नहीं होगा, इक्वेटर होगा, इक्वेटर जिससे हम इक्वेटर जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, और इन बोथ रीजन या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा इक्वेटर, यानी इक्वेटर रीजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर मतलब तापमान यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होता है, और हाई रेनफॉल भी होता है, जिसकी वजह से हाई रेनफॉल यानी बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इक्वेशन रीजन। यहाँ पे गलत लिखा है, इक्वेशन नहीं होगा, इक्वेटर होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ डैश। यानी जैव विविधता जो है वो डैश के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। किसके स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर हो, सभी के लिए तो जरूरी है बायोडाइवर्सिटी। तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, बायोस्फेयर यानी जीव मंडल के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यानी निम्नलिखित में से
कौन सा जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को इंगित करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विथ हाई स्पीसीज रिचनेस ऑफ प्लांट्स, विथ हाई स्पीसीज रिचनेस ऑफ एनिमल्स। अब देखिए यहाँ पे हाई स्पीसीज रिचनेस ऑफ, ओनली यहाँ पे प्लांट दिया हुआ है तो प्लांट नहीं होगा, यहाँ पे ओनली एनिमल्स की बात किया हुआ है, एनिमल्स भी नहीं होगा। तो हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, प्लांट एंड एनिमल दोनों होना चाहिए, यानी हाई नंबर ऑफ स्पीसीज रिचनेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कैसे एनिमल्स, कैसे स्पीसीज, जो वहां का इंडेमिज्म हो या इंडेमिक स्पीसीज हो, इंडेमिक मतलब स्थानीय हो। ठीक है, हम अगले अगले ऑप्शन में देखते हैं इसको कि विद हाई स्पीसीज रिचनेस ऑफ प्लांट्स एंड हाई लेवल्स ऑफ स्पीसीज इंडिविज्म। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑल ऑफ दिस भी दिया हुआ, तो ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, ये वर्ड आपको टर्म याद रखना होगा, इंडेमिज्म। ठीक है, अब इंडेमिज्म या इंडेमिक स्पीसीज किसको कहते हैं, यानी स्थानीय प्रजाति किसे कहते हैं, यानी ऐसा प्रजाति जो सिर्फ उसी जगह पे मिलता हो और दुनिया में कहीं वैसा नहीं मिलता हो, यानी वैसा टाइप का स्पीसीज नहीं मिलता हो, उसे हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में क्या है, एंडेमिक स्पीसीज हमारे इंडिया में क्या है, गिर, यानी गुजरात में जो एशियाटिक लायन है वो हमारे यहाँ का इंडिया का क्या है, एंडेमिक स्पीसीज है। तो इस तरह से आपको कंसेप्ट को ध्यान रखना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स, जैव विविधता को हम कितने प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं या वर्गीकृत किया जा सकता है, कितने टाइप्स का होता है ये। तो मेनली ये कितने टाइप्स का होगा, 3 तरह का। हम अगर किन्हीं को जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी में प्रॉब्लम है तो हमारा जो चैनल है इसमें वीडियोस है, आप उस गो थ्रू करके अपना वीडियोस देखिए हमारा और कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो ये 3 तरह का होता है, कौन कौन सा, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी। तो ये 3 तरह का हम बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। ठीक है, यानी 3 लेवल से, स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी प्रजाति के आधार पर, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब अनुवांशिकता के आधार पे, और इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी मतलब समुदाय या पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर। तो ये 3 तरह का हम बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को देखते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन डैश स्टेट्स ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया में ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी पाया जाता है, तो कहाँ पे, कौन सा राज्य में पाया जाता है, तो यानी काली मिट्टी अधिकतर भारत में डैश राज्यों में पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है, महाराष्ट्र एंड गुजरात में। ठीक है, और काली मिट्टी में कौन सा, किस चीज़ का खेती ज़्यादा होगा, कॉटन का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है कि द रीच बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज अंडर थ्रेट ड्यू टू, यानी कि हमारे इंडिया में जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसको सबसे ज़्यादा खतरा किससे है। ठीक है, तो हमारा सबसे ज़्यादा खतरा किससे है, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन से। अगर हम जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगा उसका हैबिटाट को ही अगर ख़त्म कर देंगे, हैबिटाट मतलब उसका जो आवास है, यानी कोई जो भी एनिमल्स जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उसको हम हैबिटाट कहते हैं, तो उसका आवास को ही अगर ख़त्म कर देंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, लॉस हो जाएगा। यानी तो सबसे ज़्यादा खतरा किससे होगा, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन से। बाकी सभी से ही होगा, बाकी जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट है, बट जो अप्रोप्रिएट आंसर है हमारा क्या होगा, हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम हैबिटाट को ही डिस्ट्रक्ट करते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से विलुप्त प्रजातियों का सही उत्तर कौन सा है। अब एक्सटिंक्ट स्पीसीज जिसे हम विलुप्त प्रजाति कहते हैं, अब हम विलुप्त कब कहेंगे, कोई भी स्पीसीज को हम विलुप्त कब मानते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, स्पीसीज नॉट फाउंड इन द वाइल्ड, यानी ऐसा स्पीसीज जो जंगल में अब कहीं नहीं दिखता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटिंक्ट कहेंगे। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त। अब इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शंस होगा, करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। इसके अलग परिभाषा भी हो सकता है बट वैसा कुछ दिया नहीं है ऑप्शंस में, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ इज ए गिफ्ट ऑफ नेचर टू बी, वन्य जीव प्रकृति का एक उपहार है हमारे लिए, तो इसे हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व भी करना चाहिए, नर्चर्ड भी करना चाहिए, प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी पब्लिश द रेड डेटा बुक, यानी कि कौन सा एजेंसी ऐसा है जो रेड डेटा बुक प्रकाशित करती है।
ठीक है। अब आपके दिमाग में होगा कि रेट डेटा बुक क्या होता है। तो रेट डेटा बुक एक ऐसा बुक है, रेट डेटा बुक ऐसा बुक है जिसमें वर्ल्ड में जितने भी थ्रेटेंड स्पीसीज है, यानी कि संकटग्रस्त प्रजातियां, उसके बारे में वो रिकॉर्ड रखता है। ठीक है। और ये काम कौन करता है, कौन एजेंसी? IUCN। अब IUCN का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि क्वेश्चन को ट्विस्ट करके टिपिकल थोड़ा बना सकता है। ठीक है। तो आपको कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि WWF स्टैंड्स फॉर, WWF मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। यानी ये क्या करती है? ये फंड देती है। इसका मेन काम क्या है? फंड प्रोवाइड करना, ग्रांट फंड। ठीक है। और फंड क्यों देगी? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। ठीक है। तो इसका मेन काम यही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, यानी प्रकृति को बचाने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना इन द नेचुरल हैबिटेट इज अचीव्ड बाय। अगर हम फ्लोरा और फौना यानी वनस्पति और जीवों का संरक्षण करते हैं प्राकृतिक रूप से, तो उसे हम क्या कहते हैं? अगर प्राकृतिक रूप से करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम इन सीतु कंजर्वेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? इन सीतु कंजर्वेशन। अब यहाँ पे एक टर्म दिया कि इन द नेचुरल हैबिटेट में, तो उसके नेचुरल हैबिटेट में ही, तो हम उसको इन सीतु कंजर्वेशन कहेंगे। अगर उसके नेचुरल हैबिटेट ना होकर किसी दूसरी जगह पे होगा, यानी उसको नेचुरल हैबिटेट से कहीं दूर ले जाके उसको कंजर्व कर रहे हैं, तो देन हम उसको क्या कहेंगे? एक सीतु कहेंगे। बट यहाँ पे क्या पूछा? इन द नेचुरल हैबिटेट, तो हम इसको इन सीतु कंजर्वेशन मानेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि एग्जांपल्स ऑफ इन सीतु कंजर्वेशन। इन सीतु कंजर्वेशन का कौन सा इसमें से एग्जांपल है? तो नेशनल पार्क इन सीतु एग्जांपल है, सेंचुरी एंड रिजर्व फॉरेस्ट इन सीतु है, बायोस्फीयर रिजर्व इन सीतु है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। फिर अगला क्वेश्चन हमारा कि द गैसेस लेयर विच सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड। हमारे अर्थ के चारों तरफ जो गैस का लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? तो हमारे जो पृथ्वी के चारों ओर घेरने वाली गैस ये परत को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, जिसे हम हिंदी में वायुमंडल कहते हैं। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? एटमॉस्फेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इनर मोस्ट लेयर द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड डैश किलोमीटर अबव सी लेवल एट द इक्वेटर। यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, ये गलत है, इक्वेटर होगा। एंड अबाउट डैश किलोमीटर ओवर द पोल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है 17 एंड 8। यानी अगर हम सी लेवल से देखें तो उसकी ऊंचाई कितना होगा? उसका कितना होगा? 17 किलोमीटर। अगर हम पोलर रीजन से देखें तो उसका कितना होगा? 8 किलोमीटर। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन डैश, यानी ओजोन परत जो है वो डैश में मौजूद है। तो हमने एटमॉस्फेयर को भी पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर में कितने लेयर्स हैं? ट्रोपोस्फेयर हैं, स्ट्रेटोस्फेयर हैं, मेसोस्फेयर हैं, थर्मोस्फेयर हैं, आइनोस्फेयर हैं। तो हमारा जो ओजोन लेयर है वो कौन से लेयर में आएगा? स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी समताप मंडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 99% ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम अर्थ इज प्रेजेंटेड बाय, यानी 99% ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएट्स फ्रॉम अर्थ इज प्रेजेंटेड बाय, यानी पृथ्वी में जो 99% हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को रोका जाता है, ठीक है, वो किसके द्वारा रोका जाता है? तो ओजोन लेयर के द्वारा रोका जाता है। और ओजोन लेयर कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर में है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? समताप मंडल। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 90% ऑफ ग्लोबल एयर पॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी वैश्विक वायु प्रदूषण का 90% उत्पन्न होता है। तो कहाँ से होता है? प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट से, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट से, ग्रीन हाउस गैसेस से, या इंडस्ट्रीज से। तो हमारा सबसे मेन या मुख्य जो ऑप्शन है वो क्या है? इंडस्ट्रीज से। यानी लगभग 90% जो ग्लोबल एयर पॉल्यूशन है वो किसकी वजह से हो रहा है? फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट से जो भी स्मोक निकल रहा है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज ए कलरलेस आउटरलेस एंड टॉक्सिक गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कोल एंड देयर प्रोडक्ट इनकम्प्लीटली बर्न। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इनकम्प्लीटली बर्न। अगर कंप्लीट बर्न होता तो CO2, बट यहाँ पे क्या दिया, इनकम्प्लीट बर्न, तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि CO2 से भी ज्यादा हार्मफुल है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल आर बर्न। अगर हम जब सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो डैश ऑक्साइड्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब फॉसिल फ्यूल से क्या है, जीवाश्म ईंधन। अब उसको जब हम जला रहे सल्फर, तो सल्फर का कौन सा ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होगा, सल्फर का तो सल्फर ही होगा, सल्फर। अब सल्फर में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये दोनों क्या करता है, फिर एसिड रेन बनाता है, यानी अम्ल वर्षा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का, हमारे वायुमंडल का जो सेकंड लेयर कौन सा है, दूसरा परत कौन सा है, तो फर्स्ट परत कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर। दूसरा परत कौन होगा, स्ट्रेटोस्फेयर, यानी समताप मंडल। यानी ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर, ये होगा सेकंड लेयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, सेकंड लेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एबिलिटी ऑफ द लंग्स टू एक्सचेंज ऑफ गैस इज कॉज्ड बाय। ठीक है, अगर इसको हिंदी में देखते हैं कि फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान में असमर्थता डैश के कारण होती है। तो फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान में असमर्थता किसी कारण से होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल टर्म ऑफ फॉर पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर इज। जो जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है एयर में, यानी हवा में जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है, निलंबित कण होता है, उसको हम सामान्य शब्द में क्या क्या कहते हैं, यानी कौन सा टर्म का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, एरोसोल। उससे हम क्या कहते हैं, एरोसोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म यूज टू डिस्क्राइब मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग, यानी स्मोक एंड फॉग दोनों को मिक्स करने पे एक टर्म बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्मोक। अब ये स्मोक कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक और एक होता है सल्फ्यूरस स्मोक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोसोल कंसिस्टिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड। जो भी एरोसोल्स हैं उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स पार्टिकल्स होगा, पानी की बूंदें होंगी, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉग कहेंगे, कोहरा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन स्मोक अकर्स इन द ईयर ऑफ डैश, यानी लंदन स्मोक जो है डैश वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1952 में, 1952 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय प्रिवेलिंग विंड्स दे फ्रॉम सेकेंडरी पोल्यूटेंट सच एज नाइट्रिक एसिड वेपर ड्रॉपलेट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिसेंड इन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रचलित हवाओं द्वारा ले जाए जाते हैं, जिसके वे द्वितीयक बनते हैं, और नाइट्रिक एसिड वाष्प सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें जैसे प्रदूषक पृथ्वी की सतह पर उतरते हैं। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं, एसिड रेन। अब एसिड रेन के लिए कौन जिम्मेदार है, NOx एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन यही पूछा था कि ये दोनों मिलके, है ना, वाटर वेपर के साथ, है ना, एसिड बनाते हैं और पृथ्वी पे आते हैं। और इसमें कौन कौन सा एसिड होगा, H2SO4 बनेगा, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं और नाइट्रिक एसिड कहते हैं, HNO3। ये दोनों का निर्माण करेगा हमारे वायुमंडल में और अर्थ में, पृथ्वी में आएगा, तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोलॉन्ग्ड स्मोकिंग और एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूटेंट कॉजेज, यानी एयर पॉल्यूशन से, यानी लंबे समय तक हम धूम्रपान करते हैं या वायु प्रदूषक के संपर्क में रहते हैं, तो इसका क्या मेन कारण क्या हो सकता है, यानी क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसका मेन कारण क्या होगा, इसका मेन कारण क्या होगा, लंग्स कैंसर। ठीक है, लंग्स कैंसर।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगरेट स्मोकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटर एक्सपोजर टू। सिगरेट का स्मोकिंग जो होता है यानी सिगरेट धूम्रपान जो हम करते हैं डैश के सबसे बड़े जोखिम का जिम्मेदार है। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। फिर क्या है? डैश अटैच टू हीमोग्लोबिन ब्लड फॉर द डैश लॉन्ग टाइम एक्यूमुलेट्स एंड रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। ठीक है, और हमारे हीमोग्लोबिन के साथ वो मिल जाता है। तो वो कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, हमारे ऑक्सीजन लेवल को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है ना, कम कर देता है, डिक्रीज करता है। डैश इरिटेट्स रिस्पिरेटरी टिश्यूज। हमारे बॉडी में कौन रेस्पिरेटरी टिश्यूज को इरिटेट करता है, परेशान करता है? तो इसमें क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओजोन लेयर इन कॉलम इज मेजर्ड बाय। ओजोन लेयर को हम किस में मेजर करते हैं, किसके द्वारा मापा जाता है कि ओजोन लेयर जो है वो उसमें ओजोन होल हो रहा है या ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है? तो हम इसको किस में मेजर करें, इसका यूनिट क्या होता है? तो इसे हम डॉब्सन यूनिट में मेजर करते हैं। किसमें करेंगे? डॉब्सन यूनिट। आपको ये याद रखना होगा, डॉब्सन यूनिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन इज ए फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन ऑफ डैश एटॉम्स। यानी ओजोन जो है परमाणु के कितने ऑक्सीजन के अणु से मिलकर बना हुआ है? तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? 3। इसीलिए हम क्या लिखते हैं? ओजोन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? O3। तो इसमें कितने कितने अणु हैं? 3। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय द डैश गैस। जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है तो वो कौन सा गैस के कारण से हो रहा है? मेनली कौन सा गैस जिम्मेदार है उसके लिए? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? CFC। फिर अगला क्वेश्चन है कि सनबर्न, कैटरेक्ट, एजिंग ऑफ द स्किन एंड द स्किन कैंसर आर कॉज्ड बाय। यानी सनबर्न, मोतियाबिंद, त्वचा की उंग बढ़ना और त्वचा कैंसर के कारण होते हैं। तो किसके कारण से ये प्रॉब्लम होगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण से। यानी सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उससे हमको ये सारा खतरा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसेस आर। इनमें से कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है? नाइट्रोजन में दिया हुआ, तो ये हो नहीं सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कार्बन, अगला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन। ये भी नहीं हो सकता है। फिर ये क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन एंड CFC। देखिए अब यहाँ पे CFC दिया हुआ है। ठीक है, CFC दिया है, तो ये क्या होगा? फिर ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर पेपर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? D। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस है। CFC जो है ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है बट कम है, और ये क्या करता है? ओजोन लेयर डिप्रेशन के लिए ज़्यादा ये जिम्मेदार है। ठीक है, बाकी जो ग्रीन हाउस गैस है ये वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द पोलर रीजन्स टेम्परेचर राइजेस इज कॉल्ड डैश वर्ल्ड बाय डिजास्टरियस इफेक्ट। जो पोलर रीजन्स है वहां पे टेम्परेचर जो है राइज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से क्या है, किसके वजह से हो रहा है, और ये विनाशकारी प्रभाव किसके हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण से। यानी CPC भी इनिशिएट किया था NAAQM प्रोग्राम, ये कब किया था? 1984 में। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 1984। फिर अगला क्वेश्चन है कि एनवायरमेंटल एयर कंटेन्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ, यानी पर्यावरणीय वायु में सर्वाधिक प्रतिशत होता है। तो सर्वाधिक प्रतिशत किसका होगा? नाइट्रोजन का। यानी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज किसका होता है? नाइट्रोजन का। तो हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या है? एटमॉस्फेयर में क्या है? 78% नाइट्रोजन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय। एयर पॉल्यूशन जो है वो कॉज होता है किससे? ग्लोबल वार्मिंग से, न्यूक्लियर मटेरियल से, सॉइल इरोजन से, या ऑल ऑफ दिस से। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के कारण से कौन सा सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स होता है? तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के कारण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रमुख कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोकार्बन गैसेस।
फिर मीनामाटा इज अ डिजीज कॉज बाय वाटर पोल्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। मीनामाटा जो डिजीज हुआ था कहाँ पे, जापान में, तो वो किससे हुआ था, कौन सा पोल्यूटेंट के कारण, तो मरकरी के कारण से हुआ था। अब यहाँ पे पूछा मरकरी, तो कौन सा मरकरी, मिथाइल मरकरी, मिथाइल मरकरी CH3Hg, मिथाइल मरकरी। ये कैसा है, ऑर्गेनिक फॉर्म है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बीओडी स्टैंड्स फॉर, बीओडी का मतलब क्या होता है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड, बायोटिक ऑक्सीडेशन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीजन होता, तो ये सही हो जाता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से भी जानते हैं और बीओडी को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ए इज द करेक्ट आंसर। फिर है ना कि नॉइज इज मेजर्ड बाय, नॉइज को हम मेजर करते हैं, ठीक है, यानी शोर को मापा जाता है किसमें, डेसिबल में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डेसिबल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जांपल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, इसमें से कौन सा है जो पोल्यूटेंट्स का एग्जांपल है। तो इसमें तो सभी चीज़ तो पोल्यूशन के एग्जांपल हैं, चाहे वो स्मोक हो, केमिकल्स हो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी पोल्यूटेंट, इनमें से कौन सा जो है प्राथमिक प्रदूषक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। अब प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन में दो तरह का पोल्यूटेंट्स होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, यहाँ पे तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बारे में पूछ रहा है, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स यानी प्राथमिक प्रदूषक वैसे प्रदूषक को कहते हैं जो किसी सोर्स से, किसी स्रोत से डायरेक्ट वो निकलते हैं और एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, यानी कि वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिक्सर नहीं करते हैं, वो अपने आप में ही एक पोल्यूटेंट है ना। तो उसे हम क्या करते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो इसमें ऑप्शन दिया है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, तो पैन क्या है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, पैन क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। डीडीटी और प्लास्टिक ये क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी। तो आई होप ये सारा डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकता है। तो आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।